नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी सरकार भट्ठा बैठाने में मास्टरी हासिल कर चुकी है। तय कर लिया है कि हर क्षेत्र का हम भट्ठा बैठा के रखेंगे, चाहे देश का स्वाभिमान हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश का सांप्रदायिक सौहार्द हो, कुछ भी हो। हर जगह जो है वो गड़बड़ी फैला देंगे। अभी खबर आ रही है कि सरकार जो है, जो बैंक है, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक या कहिए सरकारी बैंक, उन बैंकों में जो है अपना हिस्सा बेचने जा रही है। 5 बैंकों का जिक्र हो रहा है और सरकार ने विनिवेश रणनीति के तहत 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करना चाहती है। वो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 5 बैंकों से अपने हिस्से को बेचना चाह रही है। अब ये भी यहाँ पे समझना थोड़ा जरूरी है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस लिए किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा आपको कि पहले जो आज़ादी के बाद जो बैंक थे, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी जो बैंक थे वो सब प्राइवेट बैंक थे और इन प्राइवेट बैंकों में जो है तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती थी। तो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो प्राइवेट बैंक थे। और फिर उसके बाद एक और किया, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे पहले जो बैंक थे वो सब निजी हाथों में थे, प्राइवेट बैंक थे और जो देश का सामाजिक आर्थिक विकास था उसमें इन बैंकों की भूमिका नहीं हुआ करती। वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनका मकसद होता था सिर्फ जो है मुनाफा कमाना। और उस समय चूंकि देश हमारा आज़ाद हुआ था, देश को प्रगति के रास्ते बढ़ाना था, तो पूंजी की आवश्यकता होती थी। और ये बैंक के जो लोग थे, चूंकि बैंकों में लोग, केवल बैंक में उनका पैसा तो होता नहीं है जो जिन्होंने बैंक शुरू किया है, बैंक में उनका भी पैसा होता है जो छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं। तो वो पैसे जो है, स्थिति ये थी कि 1947 से 1955 के बीच लगभग छोटे बड़े 300 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे। साथ ही इन बैंकों में जमा लोगों की जमा पूंजी भी डूब चुकी थी। तो ये एक जो है बड़ा था बैंकों का। अभी भी देखिए महाराष्ट्र में पिछले दिनों 2 बैंक डूब गए और उसमें पता चला कि 149 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जो कोऑपरेटिव बैंक चलाने वाले जो लोग थे, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने घोटाला किया और 2 बैंक डूब गए। और ये जब बैंक डूबते हैं तो लाखों लोगों के पैसे जो है बर्बाद होते हैं, डूब जाते हैं। अब हालांकि आरबीआई उसको अब कंट्रोल करती है और आरबीआई जो है जब गड़बड़ी कहीं देखती है तो बैंक का पूरा जो है जो ट्रांजैक्शन है वो रोक देती है और उसमें लोगों के पैसे जो है फंस जाते हैं। उसमें बहुत सारे वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं ताकि वो घर खरीद सकें, चाहे ताकि वो बेटे की शादी कर सकें, कुछ और कर सकें, अपनी ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब बैंक डूब जाते हैं तो उनका पैसा फंस जाता है। पहले था कि बैंक डूबने पर जो है 1 लाख रुपया जो है आपको मिलता था, एलआईसी ये इंश्योरेंस होता था बैंकों का, उसके आधार पर। अब वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर किसी का 40 लाख डूब गया, 50 लाख डूब गया बैंक में, तो जाहिर है कि जो है बड़ा नुकसान है। तो ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि जो बैंक हैं, जो पैसे हैं, उसका देश में इस्तेमाल हो सके। और ये भी था कि जो शुरुआत में जो बैंक होते थे वो उन्हीं इलाकों में होते थे जो शहरी इलाका होता था, जहाँ ज़्यादा कमाई, मुनाफा ज़्यादा था, क्योंकि उनका मूल धर्म था मुनाफा, जो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे उस वक्त। और जो ग्रामीण क्षेत्र था खास करके, वहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक जो है, क्योंकि बैंक हमेशा देश की ज़रूरत रहे, तो राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों को जो है जो बड़ा विस्तार मिला और विस्तार में जो है वो
ढेर सारे ब्रांच। अब ये जान लीजिए कि मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दूँ कि वर्ष 1969 से पहले बैंकों की बैंक की जो शाखाएँ थी, जो ब्रांचेज़ थी, वो 8,000 थी। 1969 जब राष्ट्रीयकरण हुआ उससे पहले, जो 1994 में बढ़कर 60,000 तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या 1,15,000 के करीब है। मतलब 1,15,000 ब्रांचेज़ हो गए बैंकों के। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी और कहा कि करोड़ों अकाउंट हमने खोले हैं। करोड़ों अकाउंट कहाँ खुले? करोड़ों अकाउंट खुले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जो सरकारी बैंक थे, वो चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तमाम जो बैंक हैं, उनमें खुले। लेकिन एक बैंकों की जो परिघटना है उसमें एक और ये जान लीजिए कि पहले जो सारे सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कोऑपरेटिव बैंक हालाँकि तब भी होते थे, लेकिन 1994 में एक और बदलाव हुआ और उस बदलाव में ये हुआ कि प्राइवेट बैंकों को भी इजाज़त दी गई और पहला बैंक शुरू हुआ आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद अब तो ढेर सारे बैंक, प्राइवेट बैंक भरे गए हैं। लेकिन अब जब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो जो बैंक हैं, उनका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था जिन बैंकों का, उनकी पूँजी उनका जो है, जो उसमें जो शेयर है, स्टेक है, उसको बेचेंगे और 20% स्टेक बेचने का इरादा तय किया गया। एलआईसी भी ऐसे ही बेचा गया और उसका भट्टा बैठ गया। तो कहाँ तो एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हालाँकि एक आजकल वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें 2023 में भी बता रहे थे वो कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 2024 में भी बोल रहे थे कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और एक अमित शाह का वीडियो है जहाँ वो कह रहे हैं कि 2027 तक हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। तो ये जो 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था का जो ढोल पीटा जा रहा है, एक तरफ तो ये ढोल पीटा जा रहा है कि हम आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर और समृद्ध होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लगातार बेचा जा रहा है। उसमें कुछ हिस्से बेचे जा रहे हैं, कुछ को 50% बेच दिया गया है, कई चीज़ों को जो है पूरा का पूरा बेच दिया। अब देख लीजिए कि एयर इंडिया को जो है बेच दिया, टाटा को दे दिया पूरा का पूरा। अब टाटा को लेकर के टाटा ने एयर इंडिया चलाया, कहा गया कि प्राइवेट कंपनियाँ जो है वो बढ़िया बिज़नेस करती है, बिज़नेस जानती है, लोगों को सुविधाएँ बढ़िया मिलेगी। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान ने भी एक शिकायत की थी, एक मेल लिखा, एक ट्विटर पे लिखा था कि एयर इंडिया के विमान से वो कहीं जा रहे थे, उनको टूटी हुई सीट मिली और उनको बड़ी निराशा हुई कि एयर इंडिया जो पहले सरकारी था उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया, लेकिन बावजूद इसकी उसकी व्यवस्था जो है सुधरी नहीं। तो मूल सवाल ये है कि जिस तरह से एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी बैंकों का अब जो है निजीकरण कर रहे हैं, उसमें उसके शेयर बेच रहे हैं आप। शेयर क्यों बेच रहे हैं? हमें अपने घर की संपत्ति बेचने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम संकट में होते हैं, आर्थिक संकट में होते हैं और शेयर बाज़ार जिस तरह से धड़ाम हुआ है, मतलब बुरी हालत है। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है निवेशकों का। एसआईपी जिसको कहते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें भी कहा जा रहा है कि भारी संख्या में जो है एसआईपी बंद किए गए हैं। नए एसआईपी नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में अनिश्चितता है और जब से ये ट्रम्प साहब आए हैं और टैरिफ की बात हो रही है, भारत के साथ जिस तरह से बर्ताव किया है और जिस तरह से अलग-अलग चीज़ों पे टैरिफ लगाया है, उत्पात मचा हुआ है एक तरह से, ये हाहाकार मचा हुआ पूरे शेयर बाज़ार में, पूरे वर्ल्ड के शेयर बाज़ार में हाहाकार मचा है। भारत का शेयर बाज़ार तो वैसे भी अगर दुनिया के शेयर बाज़ार की बात कीजिए तो उससे काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पे हमारा शेयर बाज़ार जो है चलता ही तब जब विदेशी इन्वेस्टर्स जो है इसमें अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से विदेशी इन्वेस्टर्स ने जो है लगातार अपना पैसा निकाला, शेयर बाज़ार गिरता चला गया और उसके बाद देशी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला और शेयर बाज़ार बुरी हालत में है। हालाँकि लोग कहते हैं कि शेयर बाज़ार जब बुरी हालत में हो तभी पैसा लगाएँ, लेकिन पैसा तो तब लगाएँ जब पैसा लगाने के लिए पैसा हो।
जब पैसा ही नहीं बचा हो तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अब जब सरकार की ये हालत है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी क्या कहा, खजाना खाली है। खजाना खाली है तो 2,500 देने के लिए किसने कहा था? 2,500 हर किसी को देंगे। महाराष्ट्र में खजाना खाली है, गुजरात में खजाना खाली है, मध्य प्रदेश में खजाना खाली है, लेकिन खजाने से पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा बांटा जा रहा है, रेवड़ी दी जा रही है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। जब गरीब आदमी को देना होता है तो खजाना खाली हो जाता है, लेकिन जब अमीरों को देना होता है तो खजाना भर जाता है। इसके पहले आपने सुना होगा, अभी तो बैंकों का जो है डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी चल रही है, 20% शेयर बेच देंगे, बताइए। इसके पहले क्या किया गया था कि जो बैंक थे हमारे, कई बैंकों को मिला दिया गया, 2-2 3-3 बैंकों को जोड़ दिया गया। उन बैंकों को इसलिए जोड़ा गया कि जो कर्ज देना था पूंजीपतियों को, वो देने में सक्षम नहीं थे। उसमें शर्त है कि आपकी जमा का इतना हिस्सा जो है कर्ज दे सकते हैं। तो बैंकों के पास कर्ज देने की वो क्षमता नहीं बची कि बड़ा कर्ज पूंजीपतियों को दे सके। उसके लिए क्या किया गया, 2-2 3-3 बैंकों को मिला दिया गया। समझिए कि हमारे पास 100 रुपया है और लिमिट है कि जो है 80 रुपये से ज़्यादा कर्ज नहीं दे सकते, और उनको चाहिए 280 रुपया। तो क्या करेंगे, 3 लोगों को मिला देंगे। 100 रुपया मेरे पास, 150 रुपया उनके पास, 200 रुपया उनके पास, तीनों मिल करके बड़ा हो जाएगा हिस्सा और कर्ज दे सकेंगे। यही किया गया। तो बैंकों का जो है एनपीए जो है लगातार बढ़ा है, और जब मंदी आती है तो एनपीए बढ़ता है, चूंकि डूबती है इंडस्ट्री। और जो नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी बड़ी तारीफ की थी कि नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, नोटबंदी के बाद जो है उग्रवाद जो है, जो आतंकवाद है, उसकी कमर टूट जाएगी। नोटबंदी हुई, काला धन नहीं आया, लेकिन जो लघु और कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, वो सब बर्बाद हो गए। कांग्रेस के लोग बोले, राहुल गांधी बोले, या जो नरेंद्र मोदी के विरोधी दिखते हैं पत्रकार, वो बोले, तो उनको जो है झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है, पप्पू साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया। यही सही व्यवस्था जो है वो जीएसटी ने बर्बाद किया। जीएसटी जो है वो कलेक्शन तो खूब दिखाया जाता है कि क्या इतना कलेक्शन बढ़ गया, इतना कलेक्शन बढ़ गया। इनकम टैक्स में भी दिखाया जाता है कि इतना कलेक्शन बढ़ गया, लेकिन कलेक्शन बढ़ा और कितना हमने खोया। मगर अपने सामाजिक संरचना को देखें, हम अपनी पूरी व्यवस्था को देखें, तो एक ये लघु कुटीर उद्योग जो है वो, जहाँ छोटे छोटे रोजगार 10 लोग 5 लोग मिलकर के काम करते हैं, वो रोजगार पाने का बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। फिर जो है बुरे वक्त में जब दुनिया भर में मंदी आई, तो कहा गया कि भारत में मंदी का असर वो नहीं हुआ। उसमें एक तो वजह थी कि हमारे पास अर्थशास्त्री थे, दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग थे, उसने हमें बचाया था, एग्रीकल्चर ने हमें बचाया था। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो सब चौपट हुआ, और जिस तरह से किसानों की हालत देश में कर दी गई है, किसानों को जो है आप 6,000 रुपया सालाना देते हो, 500 रुपया महीना, किसान सम्मान निधि, तो बड़ा गौरव के साथ कहा जाता है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। बिहार में बोल करके आए कि जो है 3,000 के खाद हम 300 रुपये में दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है, मोदी जी के अलावा कोई जानता नहीं। किसान तो मध्य प्रदेश में छोड़िए, बिहार, मध्य प्रदेश किसान, बिहार में तो किसान जो है ही नहीं, एक तरह समझ लीजिए। सब लघु सीमांत किसान है, छोटे छोटे किसान है, छोटी छोटी जोत के किसान है। मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई जब खाद के लिए मारपीट होती दिखाई पड़ी। खाद के लिए लंबी लाइन लगी है, मारपीट हो रही है, और ज्यादातर लोग जो है ओपन बाजार में खाद लेने जाते हैं। 1 बोरा 2 बोरा खाद लेना है तो उसके लिए सरकारी खाद बिक्री केंद्र में कहाँ जाएंगे? वो जो है ओपन बाजार में जो मिलता है खाद, जो महंगा मिलता है, उसको खरीदते हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि खाद की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और जो खाद का जो वजन था उसको कम कर दिया गया। तो तरह तरह से छल करने का प्रयास किया गया देश के नागरिकों के साथ, उन्हें झूठे वादे किए गए उनके साथ। देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लंबे समय से कहा जा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम लगातार गिर रहा है।
देश की अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो रही है। आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद ही कोई देश है, अब तो अमेरिका भी नहीं रहेगा, शायद ही कोई देश है जहाँ से आयात कम करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं। अमेरिका का नाम उसमें आता था, लेकिन अभी ट्रंप साहब ने वो भी टैरिफ लगाने की बात कही और कहे कि उन्होंने जो जो जिस तरह से बर्ताव किया भारत के साथ, उसमें जाहिर है कि भारत को संकट आएगा। अब टेस्ला लेकर के आ रहे हैं, टेस्ला की अलग कहानी है, हम किसी दूसरे दिन सुनाएंगे कि पूरी दुनिया में जो है टेस्ला का मार्केट लगातार गिर रहा है। यूरोप के बाजार में टेस्ला का मार्केट बुरी तरह गिरा है, लेकिन भारत में वो टेस्ला आने वाला है, चूंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है। तो बाजार जो है वो केवल अमीरों के लिए तो है नहीं बाजार। और आज की जो दुनिया है, प्रौद्योगिकी की दुनिया, आईटी की दुनिया, ये प्रौद्योगिकी जो है, आज का जीवन, गांव हो कि शहर, बिना बिजली के, बिना इंटरनेट के और तमाम चीज़ें हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कुछ और चीज़ें हो, हर जगह पैसों पे ज़िंदगी हमारी आधारित हो गई है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे जीवन का रास्ता रुक जाता है। समझिए इंटरनेट नहीं है, समझिए मोबाइल नहीं है, समझिए कंप्यूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और भी जो संसाधन है वो नहीं है, तो कैसा होगा जीवन? चूँकि हमारी आदत बनते 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 धीरे यहाँ तक पहुँच गई है कि बिना पैसा के कुछ हो नहीं सकता। हम अपना गाँव याद, उस समय जो है किसान के यहाँ नकदी कम ही होता था, वो ज़्यादातर काम उनके जो है ऐसे ही हो जाते थे, सब्जी घर की, अनाज घर का, तेल घर का, घी घर का, सब कुछ घर का, और जीवन मस्त चलता रहता था। ईंट खुद बना लेते थे। अब तो सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ आपको खरीदना है। अब गाँव में भी लोग सब कुछ खरीदते हैं, सब्जियाँ बिक रही है गाँव में, खरीद रहे हैं, सब जगह व्यापार है, और बिना पैसे के आपका कुछ हो नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में अगर हमारी सरकार लगातार कर्ज ले रही है, आप जानते हैं कि कर्ज जो है वो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, और बढ़ गया होगा, क्योंकि डेटा तो ये लोग देते नहीं। और कर्ज लेकर के वो जो है ना, चार्वाक दर्शन है, मानते श्री राम को है लेकिन चलते चार्वाक दर्शन है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेक, ऋण लेकर के पियो। तो लगातार जो है 50-50 साल के कर्ज ले रहे हैं, देश के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और नारा लगाया जा रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। कहाँ तरक्की कर रहे हैं? हमारे तमाम शैक्षणिक संस्थान, हमारे तमाम अस्पताल सब निजी हाथों में जा रहा है। अब बैंकों को निजी हाथों में डाला जा रहा है। निजी बैंक हैं, और निजी बैंकों में जाइए तो देखिए मिनिमम उसकी जो है शर्त है कि 10,000 रुपया आप रखेंगे मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में, तब आपका अकाउंट चलेगा। अगर 10,000 से कम है तो आप जो है, आपको हर तिमाही जो है आपका पैसा फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, 750 रुपये तक ले रहा है। कई बैंकों में सुना हमने 1,000 दे रहा है। सरकारी बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 है, शहरी क्षेत्रों में 3,000 है, कई बैंकों में अलग अलग है। कोऑपरेटिव जो बड़े बैंक है उसमें 1,000 है, और उसमें मामूली जो है कटता है तिमाही में, लेकिन उतना आदमी कर लेता है। लेकिन 10,000 जुटाना अच्छे अच्छे लोगों की बूते की बात नहीं है कि हमेशा अकाउंट में 10,000 रहे। तो ये जो बैंकों पे जो नज़र गई है सरकार की, खतरनाक, और ये संकेत है कि देश जो है गलत हाथों में है, और देश की अर्थव्यवस्था बनाने के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था डुबाई जा रही है। और शेयर बाजार भी उसका एक जो है संकेत है कि शेयर बाजार में जिस तरह से लगातार गिरावट आ रही है, वो भी संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है। हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, हम उपभोक्ता है। और उपभोक्ता भी ऐसे हैं कि हम कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो क्या खरीदेंगे? जो अनाज नहीं खरीद सकते वो कुंभ केवल स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुंभ स्नान करने से हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ने वाली नहीं। कैसे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था? ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। और जैसे LIC डुबा दिया गया, उसे अब लग रहा है कि बैंकों को भी डुबाने का क्रम चल रहा है, बैंकों पे नज़र लग गई है। इसके पहले आपने सुना होगा कि किस तरह से RBI की जो जमा राशि होती है, एक नियम बना हुआ कि इतनी जमा राशि होना आवश्यक है। कई बार सरकार ने उसको निकाल दिया है। तो अर्थव्यवस्था के नाम पे अर्थव्यवस्था का बंटाधार, विदेश नीति के नाम पर विदेश नीति का
बंटाधार, तमाम दृष्टिकोणों से बंटाधार, किसानों का बंटाधार। ट्रेनों में हालत देख लीजिए, क्या हालत है, कितनी भीड़ है, कहीं नियंत्रण नहीं दिखाई पड़ता, और तमाम चीज़ें लगता है कि प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तमाम चीज़ें, सड़क हो, सड़क पे जाइए हर जगह टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। और कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही है। गाड़ियाँ इसलिए आ रही है कि जो अंतर है अमीर गरीब का वो बढ़ता जा रहा है, और वो अंतर बढ़ता बढ़ता एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि एक बड़ी खाई खड़ी हो जाएगी। और जब खाई खड़ी होगी तो देश जो है कहाँ जाकर के रुकेगा, ये समझना भी मुश्किल हो रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह की हालत चल रही है, जिस तरह से भगवान भरोसे किया जा रहा है, हर बात में धर्म को आगे आगे लाया जा रहा है, वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप सब भगवान भरोसे हो जाए। और वो जो है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो साकार होने की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। चेतना अगर हम नहीं चेत पाए, प्रभु मालिक है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं कल नए विषय पर।